हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद श्रुति। सो गाइज, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पल्मोनरी एम्बोलिज्म। इसमें क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है जो हमारी ब्रांच होती है पल्मोनरी आर्टरी की, किसी भी क्लोट के थ्रू। जैसे कि हमारा जो ब्लड है वो सर्कुलेट होता रहता है, तो कहीं पे भी क्या बन गई, कोई भी क्लोट बन गई तो वो क्या करेगी, उस ब्लड के सर्कुलेशन के थ्रू कहाँ चली जाएगी, जो हमारी पल्मोनरी आर्टरी की ब्रांचेज होती हैं वहाँ पे वो चली जाएगी। और कहीं भी जो छोटे छोटे ल्यूमन्स होते हैं वहाँ पे, जिनको कि हम क्या सकते हैं, ब्रोंक्योल्स जिनको हम कहते हैं, वो वहाँ पे जाके क्या है, अटक जाती है। फिर हम कह देते हैं वहाँ पे जाके वो फंस जाती है, वहाँ पे रुक जाती है। तो उसको हम क्या कहते हैं, पल्मोनरी एम्बोलिज्म। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, हम इसको ट्रैवलिंग क्लोट भी कहते हैं। अब ये देखो, ये हमारा क्या है, ब्रोंकियस है। ठीक है, इसके क्या है, ये ब्रोंक्यूल्स हैं। तो एम्बुलस आया, मान लो वो यहाँ से आके यहाँ पे क्या हो गया है, वो स्टक हो गया है, जिसकी वजह से क्या है, जो एयर है वो हमारे लंग्स में एंटर नहीं कर पा रही है। और आगे जाके हमें क्या है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स फेस करने को मिल रही हैं। बिकॉज देखो, अगर लंग्स में ही एयर नहीं जा रही है तो पूरी बॉडी को कैसे ऑक्सीजन मिलेगी, कैसे जो है पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम वर्क करेगा, और कैसे पूरे हमारी बॉडी को ऑक्सीजन मिलेगी और सेल्स वर्क करेंगे। तो वो जो पूरी चीज़ है वो डिपेंड करती है इस चीज़ पे। तो यहाँ पे एम्बुलेंस की वजह से क्या हो रहा है, एयर ही प्रॉपर नहीं जा रही है हमारे लंग्स के अंदर। अब इसके कोजेस क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या एटियोलॉजी हो सकती है। डीवीटी यानी कि डीप वेन थ्रोम्बोसिस, यानी कि जो हमारे लेग्स होते हैं या हमारे हैंड्स होते हैं वहाँ पे क्या होता है, हमें जो है क्लॉट देखने को मिलती है, जो ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू कहाँ पे जा सकती है, हमारी जो पल्मोनरी आर्टरी की जो है ब्रांचेज है वहाँ पे। अब डीवीटी सबसे ज़्यादा, अगर हम, ये क्वेश्चन होता है बहुत बार, हमें सुनने को मिला है कि जो नर्सेज होती हैं उनमें बहुत ज़्यादा डीवीटी देखने को मिलता है। बिकॉज वो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या है, वो स्टैंडिंग में रहती हैं। स्पेशली जो आईसीयू की नर्सेज होती हैं वहाँ पे, या फिर जो हम कह सकते हैं एनआईसीयू, यानी कि वो एरिया जहाँ पे क्या है, ज़्यादा वर्क होता है, ज़्यादा एक्टिव रहना पड़ता है। तो वहाँ पे जो वर्क करते हैं उनमें क्या है, ये ज़्यादा देखने को मिलता है। उसके बाद किसी को अगर हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है, जैसे अथेरोस्क्लेरोसिस, तो उसकी वजह से जो क्लोट फॉर्मेशन है वो हो सकता है। बिकॉज अथेरोस्क्लेरोसिस में क्या होता है, एक तरीके से वहाँ पे क्या है, कोलेस्ट्रॉल वगैरह जो हमारा फैट होता है वो वहाँ पे एक्यूमुलेट होता है, क्लोट तरीके की फॉर्मेशन ही करता है। तो क्या पता कि वो जो फॉर्मेशन होती है क्लोट वगैरह की, वो क्या कर जाए, हार्ट की आर्टरी से निकल के क्या है, मतलब जो पल्मोनरी आर्टरी है, कोरोनरी आर्टरी से पल्मोनरी आर्टरी में चली जाए और क्या है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म करा दे। ठीक है, उसके बाद कोई ट्रोमा हो सकता है कि कहीं पे हमें चोट लगी थी, ट्रोमा था, तो वहाँ पे हमारी ब्लड की क्लॉट फॉर्मेशन होगी, तो वो चीज़ हो सकती है। किसी को अगर सिकल सेल एनीमिया है तो वो केस हो सकता है, बिकॉज इसमें सेल की जो डिग्रेडेशन है वो ज़्यादा हाई अमाउंट में होती है और नए सेल की प्रोडक्शन भी क्या है, एबनॉर्मल शेप में चलती रहती है। तो उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं ये देखने को मिल सकता है। क्रोनिक कोगुलेंट्स मेडिकेशंस अगर हम लेते हैं कि हाँ, हमें बहुत ज़्यादा, हम कोगुलेट कराते हैं कि हमारा जो ब्लड है वो क्लोट होता रहे, वो कोगुलेट करता रहे, तो उस केस में होता है। जो ओबीज पर्सनस होते हैं, जो ज़्यादा फैट में की डाइट लेते हैं, उनमें देखने को मिल सकता है, या ये कोज हो सकता है। किसी को लीवर सिरोसिस है तो उसकी वजह से हो सकता है। किडनी डिसऑर्डर, डायबिटीज़, मेलाइटस, स्मोकिंग और अल्कोहल, इन सब चीज़ों की वजह से क्या है, हमें पल्मोनरी एम्बोलिज्म देखने को मिल सकता है। रिस्क फैक्टर्स की अगर हम बात करते हैं, तो कोई अगर बेड रिडन पेशेंट है, एक बेड रिडन पेशेंट है, उसकी कोई मूवमेंट नहीं हो रही है, वो लंबे टाइम से एक ही पोजीशन में है, तो अगर क्लॉट बन भी गई है तो वो सर्कुलेशन के थ्रू क्या है, मूव करके ईजिली जाएगी। एज अ पर्सन अगर कोई एक्टिविटी करता रहता है तो उसका जो भी फैट है या जो भी वो डाइट लेता है वो क्या होती है, उसको डाइजेस्ट होती रहती है उसकी वर्किंग के हिसाब से। लेकिन अगर पेशेंट बेड रिडन है, या फिर हम कह सकते हैं कि कोई पर्सन बेड रिडन है, तो उसकी क्या है, बॉडी में इतनी एक्टिविटी नहीं होगी, और जो उसकी डाइट में फैट वगैरह है वो क्या होगा, ज़्यादा एक्यूमुलेट होगा। उसके बाद अगर फ्रैक्चर हो गया है लोअर एक्सट्रीमिटीज़ का, तो इस केस में क्या होता है कि हम लोअर जो हमारा पोर्शन है उसको इतना ज़्यादा नहीं हिला पाते हैं, और वहाँ पे अगर कोई भी सर्कुलेशन में वहाँ पे अगर डीवीटी हो गया है या कुछ ऐसा कंडीशन होगी, तो वो क्लोट क्या है, जा सकती है। ठीक है, हार्ट डिजीज़ हो सकती है, अभी डिस्कस किया था कि अगर एथिलोस्क्लेरोसिस जैसी डिजीज़ है तो उस केस में हो सकता है। ओबेसिटी और डायबिटीज़ मेलाइटस जिनको होता है वो लोग भी ज़्यादा प्रोन होते हैं। फिर हम बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजी की। तो पॉजिटिव फैक्टर्स की वजह से क्या है, एम्बुलेंस बन जाता है, यानी कि एक क्लोट जो है वो उसकी फॉर्मेशन हो गई है। अब एम्बुलेंस क्या करता है, ब्लड के थ्रू हमारे लंग्स में चला जाता है, जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वहाँ पे एम्बुलेंस अगर कहीं बन गया है तो वो क्या करेगा, ब्लड में एंटर करेगा, और ब्लड से क्या है, अपने सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू लंग्स में चला जाता है। लंग्स में जाके वो वहाँ पे स्टक हो जाएगा, वहाँ पे मतलब फंस जाएगा, या हम कह सकते हैं वहाँ पे चला जाएगा जो छोटे ब्रोंक्यूल्स होते हैं, और वहाँ जाके ऑब्स्ट्रक्शन करा देगा। अब वहाँ जाके ऑब्स्ट्रक्शन करा रहे हैं तो लंग्स में क्या है, एयर नहीं जा रही है, लंग्स अच्छे से क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि लंग्स में एयर एंटर नहीं कर रही है।
ठीक है। अब लंग्स में एयर एंटर नहीं करेगी तो ऑक्सीजन की सप्लाई डिक्रीज होएगी, ऑक्सीजन की सप्लाई डिक्रीज होएगी बॉडी में तो क्या हो रहा है, नेक्रोसिस हमें देखने को मिलेगा, यानी कि जो सेल्स और टिश्यूज़ हैं उनकी क्या है, हमें डेथ देखने को मिलेगी। फिर बात आती है साइन एंड सिम्टम्स की, तो हमें डिज़निया देखने को मिलेगा। हमें पता है कि लंग्स में क्या है, एयर नहीं जा रही है, लंग्स को एयर नहीं मिल रही है, तो उसकी वजह से क्या है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ देखने को मिलेगा। चेस्ट पेन रहेगा बिकॉज वहाँ पे क्या है, लंग्स में हमें क्या है, लंग्स में जो है एम्बुलेंस फंस गया है, स्टक हो गया है, तो उसकी वजह से चेस्ट में कुछ ना कुछ एबनॉर्मेलिटी आई है, वहाँ पे क्या है, प्रॉब्लम हुई है, तो हमें चेस्ट पेन देखने को मिलेगा। हार्ट का जो है वो वर्क बढ़ जाएगा, तो टैकीपीनिया टैकीकार्डिया देखने को मिलेगा। अच्छे से हम ब्रीथ नहीं कर पा रहे हैं तो हमें परसिस्टेंट कफ देखने को मिलेगी, यानी कि कफ रहेगी, थोड़ी ठीक होगी, उसके बाद फिर से होगी, तो एक लॉन्ग पीरियड के लिए क्या है, हमें कफ देखने को मिलेगी। साइनोसिस हो सकता है बिकॉज ऑक्सीजन की डिमांड ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो हमारी बॉडी में कम हो रही है। स्वेटिंग होएगी बिकॉज हमारी पूरी बॉडी, या फिर हम कह सकते हैं हमारा जो हार्ट है वो कंपनसेट करने की कोशिश कर रहा है इस चीज़ को, कि जो एयर नहीं मिल पा रही है वो उसको क्या करे, कंपनसेट कर रहा है उस मैकेनिज्म को। फेंटिंग हो सकती है बिकॉज हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा वर्क कर रही है और सेल्स को इतने अच्छे से ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, तो वो चीज़ हो सकती है। उसके बाद जब हम चेक करते हैं ब्रीदिंग साउंड वगैरह की, पेशेंट को बोलते हैं ब्रीथ करो, और हम वो साउंड जब सुनेंगे तो हमें वीजिंग, क्रैकलिंग और ग्रंटिंग जैसी साउंड जो है हमें सुनाई देती है। उसके बाद एंजाइटी हो सकती है, एंजाइटी की वजह से वोमिटिंग, नोजिया, डिहाइड्रेशन और जो हमारे ड्राई लिप्स हैं वो हमें देखने को मिल सकता है इन द केस ऑफ पल्मनरी एम्बोलिज्म। अब हम डायग्नोज कैसे कर सकते हैं कि हमें पल्मनरी एम्बोलिज्म है, तो उसके लिए हम पल्मनरी एंजियोग्राफी करा सकते हैं, यानी कि जो हमारी पल्मनरी आर्टरी है उसकी हम स्टडी करा सकते हैं। तो एंजियोग्राफी को क्या कहते हैं, स्टडी ऑफ आर्टरीज, ठीक है। उसके साथ साथ ब्रोंकियोस्कोपी करा सकते हैं कि जो हमारे ब्रोंक्यूल्स हैं, ब्रोंकस हैं, उन सब की जो है हम स्टडी करा सकते हैं। सीरम एग्जामिनेशन करा सकते हैं कि जो प्लेटलेट है उसका एग्रीगेशन चेक करेंगे हम इसमें, यानी कि जो प्लेटलेट हैं, प्लेटलेट क्या करती हैं, क्लोटिंग में हेल्प करती हैं, तो कितनी स्पीड से कितनी ज़्यादा जो प्लेटलेट्स हैं वो एग्रीगेट हो रही हैं, यानी कि साथ में आ रही हैं, वो चीज़ हम जो है सीरम एग्जामिनेशन में चेक करते हैं। साथ ही साथ बहुत ज़्यादा कफ है और पेशेंट को कहीं ना कहीं अंदर लंग्स की प्रॉब्लम है तो स्पूटम बन सकता है, तो स्पूटम अगर है तो उसका कल्चर कराएंगे। क्लोटिंग फैक्टर्स जो हैं उनकी स्टडी कराएंगे कि क्या क्लोटिंग फैक्टर हमारी बॉडी में ज़्यादा हो गए हैं, ज़्यादा वो वर्क कर रहे हैं, कि क्या प्रॉब्लम है जो इतनी ज़्यादा क्लोट जो है वो एकदम से बन गई है। उसके बाद एबीजी एनालिसिस कराएंगे, यानी कि जो हमारे बॉडी में CO2 और O2 का जो कंसंट्रेशन होता है, कितना है पार्शियल CO2 और ऑक्सीजन, वो जो है हम चेक कराते हैं। उसके साथ साथ हम डिटेल की स्टडी के लिए CT स्कैन भी करा सकते हैं चेस्ट का। मैनेजमेंट में अगर हम बात करते हैं तो थेरेपी की बात करें तो हम एंटीकोगुलेंट थेरेपी लेंगे, जिसकी वजह से नए जो क्लोट हैं उनके फॉर्मेशन ना हो, तो उसके लिए हम हिपैरिन दे सकते हैं, ठीक है। एंटीप्लेटलेट देंगे जैसे कि एस्पिरिन और क्लोपिड्रोजेल, क्योंकि क्या हो रहा है, प्लेटलेट ज़्यादा वर्क कर रही हैं तो उसको रोकने के लिए हम एंटीप्लेटलेट्स देंगे, ठीक है। थ्रोम्बोलाइटिक देंगे कि जो क्लोट पहले बनी है, अभी जो क्लोट वहाँ पे फॉर्मेशन हो गई है उसको ब्रेक करने के लिए हम क्या देंगे, थ्रोम्बोलाइटिक देंगे जैसे कि स्टेप्टोकाइनेज। उसके बाद अगर पेशेंट को फीवर आ रहा है बिकॉज कहीं ना कहीं हो सकता है किसी इन्फेक्शन की वजह से जो है वो क्लोट बनी हो, तो इन्फेक्शन की वजह से है तो क्या, या फिर मतलब फीवर आ रहा है पेशेंट को तो हम एंटीपायरेटिक देंगे। इन्फेक्शन अगर बैक्टीरिया ने कोज किया तो एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं, पेन के लिए एनाल्जेसिक्स दे सकते हैं। फिर अगर हम बात करते हैं सर्जरी की, तो जो एम्बुलेंस बना है उसकी हम एम्बुलोएक्टमी कर सकते हैं कि हम उस थ्रोम्बस को क्या है, सर्जरी के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर निकाल सकते हैं। अब जो पल्मोनरी एम्बोलिज्म हम पूरा पढ़ चुके हैं कि इसके क्या डायग्नोज हैं, क्या इसका ट्रीटमेंट है, क्या इसकी पैथोफिजियोलॉजी है, क्या इसके कोजेज हैं और क्या इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस हैं। अब इन सब की वजह से जो एक बार हमें पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो गया है तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हमें फर्दर देखने को मिल सकती हैं, तो इसकी वजह से हमें शॉक देखने को मिल सकता है, एटेलेक्टिस देखने को मिल सकता है, और जो कॉर पल्मोनल है वो हमें देखने को मिल सकता है एज अ फर्दर डिजीज आफ्टर पल्मोनरी एम्बोलिज्म, यानी कि पल्मोनरी एम्बोलिज्म ये जो डिजीज़ हैं, ये जो 3 कॉम्प्लिकेशंस हैं, ये आगे लीड कर सकती है।